गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि अब हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर करते कैसे हैं, क्या क्या मेथड यूज़ में लेते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप सबको पता है। क्योंकि जो पानी हम पी रहे हैं तो उसके अंदर जो हम क्वालिटीज़ चाहते हैं, जिस टाइप की क्वालिटीज़ हम चाहते हैं, ठीक है, वो अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमको पानी को ट्रीट करना होगा, ठीक है ना। और लास्ट लेक्चर तक अब तक अपन पढ़ते आ रहे थे कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते क्या क्या हैं। अब हमने पढ़ लिया कि ये पैरामीटर्स होते हैं। अब उन पैरामीटर्स का कितनी रेंज हमारे ट्रीटेड वाटर में होनी चाहिए, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर इज़ बेस्ड अपॉन बोथ क्वालिटी ऑफ रो वाटर एंड द डिज़ायर क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर। मतलब ट्रीटमेंट जो पानी का होता है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो रो वाटर, उसकी क्वालिटी कैसी है। मान लो रो वाटर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो पानी को कम ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ अगर मान लो रो वाटर की क्वालिटी बहुत बेकार है तो पानी को ज़्यादा ट्रीट करना पड़ेगा। एंड द डिसाइड क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर, और किस तरीके का पानी हमको चाहिए, किस पर्पज़ के लिए हम पानी यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है ना। पीने का पानी यूज़ में ले रहे हैं तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और हम अगर मान लो स्विमिंग पूल के लिए जो पानी चाहिए उसके अलग ट्रीटमेंट होगा, इंडस्ट्रीज में जो पानी चाहिए उसके लिए ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो हर पर्पज़ का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। बट कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड देखते हैं वन बाय वन। ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर कैन बी डन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, सेकंड इज एरिएशन, थर्ड इज कोआगुलेशन, फोर्थ इज फ्लोकुलेशन, फिफ्थ इज सेडिमेंटेशन, सिक्स्थ इज फिल्ट्रेशन, सेवंथ इज डिसइंफेक्शन, आफ्टर दैट सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग के बारे में मैंने बताया था आपको कि परमानेंट हार्डनेस दूर करने के लिए जो टेक्निक यूज में ली जाती है उसको हम सॉफ्टनिंग बोलते हैं। और मैंने बताया था कि हम आगे स्टडी करेंगे तो आगे है वो। फिर फ्लोराइडेशन, डीफ्लोराइडेशन, डीसैलिनेशन, डीफ्राइजेशन, ठीक है ना। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे। पहला बात करते हैं हम स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं या बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको अलग करना। तो स्क्रीनिंग इज अडॉप्टेड फॉर द रिमूवल ऑफ हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम द वाटर लाइक प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, स्टोन्स एट्सेट्रा। स्क्रीनिंग इज जनरली डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस वाटर। और जो स्क्रीनिंग की जाती है जनरली किसके लिए की जाती है, जो हमारा सरफेस वाटर होता है उसको ट्रीट करने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ यूनिट रिफर्ड, और जिस यूनिट्स के थ्रू स्क्रीनिंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन्स बोलते हैं। और ये कितने टाइप की होती हैं, ये जनरली दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो कोर्स स्क्रीन, सेकंड इज फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन के बारे में पढ़ते हैं और फिर फाइन स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे। देखो कोर्स स्क्रीन, दिस स्क्रीन आर इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ साइज 10-25 हैविंग स्पेसिंग 20 to 100 mm सेंटर टू सेंटर इन बिटवीन। जैसे डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है कि जो स्क्रीन्स होती है इनका जो डायमीटर होता है वो 10 से 25 mm होता है, ठीक है। और जो स्पेसिंग होती है इनके बीच में सेंटर टू सेंटर वो 20 से 100 mm के बीच में होती है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं इस टाइम कोर्स स्क्रीन की, ठीक है। उसके बाद द स्क्रीन्स आर ऑलवेज प्लेस्ड एट इंक्लिनेशन ऑफ 3 to 6 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल। तो हमको पता ही है कि tan थीटा क्या होता है, एवरीबडी नो tan थीटा क्या होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जैसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं लाल बटा कक्का, तो LAL लम बटा के आधार से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा बेस B। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। इसका मतलब 3/6 वर्टिकल, मतलब क्या है 3 से 6 वर्टिकल रहेगा, ठीक है, और 1 हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये इसका क्या है, रेशो है, ठीक है। इसको अच्छे से बताता हूँ मैं आपको एक बार। मैंने क्या बताया है आपको, यहाँ पर जो tan थीटा है वो कितना है, मतलब एंगल, तो क्या है tan थीटा बराबर 3/6 वर्टिकल। तो यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए एक बार कि जो tan थीटा है बेसिकली tan थीटा इज इक्वल टू ये 3 से 6 वर्टिकल, 3/6 डिवाइड बाई क्या है 1, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होगा, इक्वल टू ऑलमोस्ट क्या होगा, थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो हमको इस टाइप से जो हमारी स्क्रीन है उसको क्या करें, इंक्लिनेशन करना है, ठीक है। अब ये इंक्लिनेशन ही क्यों करते हैं उसका रीजन बताऊँगा। देखो, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव क्लीनिंग ऑफ स्क्रीन बाय रैकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म यूज में आ रही है उसको बोलते हैं रैकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर रैक्स लगी होती हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये इसके कुछ रैक्स लगी होती हैं, इस टाइप से रैक्स लगी होती हैं, देखो ये रैक्स लगी हुई है और इंक्लिनेशन भी लगी हुई है, ठीक है। अब देखो आप सामने मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे ये इंक्लिनेशन ही क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या है, एक तो हम बात कर रहे हैं ये हमारा वर्टिकल लगी हुई है, ये वाली क्या है, वर्टिकल लगी हुई है सीधी, ये वाली जो है ये वर्टिकल लगी हुई है, ठीक है। और ये वाली जो है ये लगी हुई है, इंक्लाइन लगी हुई है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर एरिया की। तो जो इसका एरिया है, वर्टिकल वाली का इसका एरिया हम कैपिटल लेके चलते हैं, और जो इंक्लाइनेशन वाली इसका एरिया A' लेके चलते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटा कर्ण। तो परपेंडिकुलर अगर ये थीटा है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट, दैट इज कैपिटल ए। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ये हो जाएगा स्मॉल ए, ये कैपिटल ए डैश। तो ए अपॉन में ए डैश हो गया, ठीक है, और ए डैश यहाँ चला गया और साइन थीटा यहाँ आ गया। तो ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। अब साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, अगर एंगल हमारा क्या है थीटा 90 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि थीटा 90 हो गया तो इसका मतलब दोनों क्या होगी, वर्टिकल होगी, तो थीटा 90 से कम होगा। और 90 की वैल्यू साइन थीटा बराबर ऑलवेज लेसर देन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अगर साइन 90 से कम की बात करें तो सबकी वैल्यू क्या होगी 1 से कम आएगी। तो ये वैल्यू क्या आ गई, कम आ गई। तो इसका मतलब टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ए डैश हो गया वो क्या हो गया, ए से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्लियर हो गया, क्योंकि ए मान लो जैसे सपोज करो जो ए था वो था मान लो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सपोज करो, ये पता नहीं है, ठीक है। और जो साइन थीटा था इसकी वैल्यू है मान लो 0.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0.5, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 40। तो बेसिकली ए डैश कितना हो गया, ये तो हो गया मेरा ए डैश दैट इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ए डैश हो गया जो कि इंक्लिनेशन में है। और जो ये 20 था ये क्या था, मेरा ए था, जो कि क्या है वर्टिकली है। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा है, यहाँ पर ए डैश ज़्यादा है, किससे, ए से ज़्यादा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, हमको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू ए डैश इंटू वी डैश, ठीक है ना। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, अब ए डैश अगर ज़्यादा है ए से तो इसका मतलब वी डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, वी से, क्योंकि हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना है। तो अगर एरिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो व्हेन वाटर पासेस थ्रू स्क्रीन, व्हेन वाटर पासेस थ्रू स्क्रीन लॉस इन इट्स हैड टेकन प्लेस बाय, तो जब पानी पास होगा तो नो डाउट कुछ लॉस भी होगा। तो वो लॉस किस तरीके से होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एच एल इज इक्वल टू के अपॉन 2g कैपिटल वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है किसका है, हेड लॉस का है, के अपॉन 2g इंटू में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। के अपॉन 2g की वैल्यू 0.0729 होती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाहे ये वैल्यू मत याद रखिए। अब कैपिटल वी और स्मॉल वी क्या होते हैं, तो कैपिटल वी क्या होता है, वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन, ठीक है ना। एवरेज और कैपिटल यू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब यू तो हो गया वो वेलोसिटी है यू जिससे कि मेरा पानी आ रहा है, और वी क्या हो गया जिससे मेरा पानी बाहर जा रहा है। तो यू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जिससे मेरा पानी अप्रोच कर रहा है, और वी क्या हो गया जिससे मेरा पानी बाहर जा रहा है। तो इसमें भी लिखा हुआ है जो यू हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, ठीक है, और वी हो गया वो वेलोसिटी थ्रू द स्क्रीन हो गया जिससे मेरा पानी पास हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम नीचे। पहली बात हो गई कोर्स स्क्रीन की, अब बात करते हैं हम फाइन स्क्रीन की। तो फाइन स्क्रीन की कैसी होती है वो देखते हैं। फाइन स्क्रीन आर इन द फॉर्म ऑफ वायर मैश ऑफ साइज 10 mm। तो फाइन स्क्रीन अब सामने ये फाइन स्क्रीन है, इसके अंदर जो लेंथ है वो भी 10 mm है और जो विड्थ है वो भी कितनी है 10 mm। ये किस टाइप से होती है, ये एज ए मैश होती है। देखो ये आपके सामने मैश बना हुआ है, तो ये 10 mm लेंथ हो गई, 10 mm विड्थ हो गई। उसके बाद अंडर नॉर्मल ट्रीटमेंट कंडीशन फाइन स्क्रीन्स आर अवॉइडेड, मतलब अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट कंडीशन हो रही है तो फाइन स्क्रीन को अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली चेक्ड हो जाती है, चॉक्ड हो जाती है, एज दे गेट फ्रीक्वेंटली चॉक्ड रिक्वायरिंग इट्स फ्रीक्वेंट क्लीनिंग विच इन टर्न इंक्रीजेज इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट। मतलब अब नो डाउट अगर ये फ्रीक्वेंटली चॉक हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हैंस इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ कोर्स स्क्रीन इन स्टेड ऑफ फाइन स्क्रीन। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप फाइन स्क्रीन की जगह कोर्स स्क्रीन को यूज़ कर लो, क्योंकि कोर्स स्क्रीन के अंदर क्या होता है वो फ्रीक्वेंटली चॉक नहीं होती है, इसलिए आपको फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग की नीड नहीं होगी। उससे क्या होगा, आपकी ऑपरेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। एंड टू रिमूव फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन फॉलोइंग सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और उसके बाद क्या है, स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद आपको बहुत सारे प्रोसेस करना है, फिल्ट्रेशन करना है, सेडिमेंटेशन करना है, फिर कोगुलेशन करना है, उसके बाद क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद डिसइंफेक्शन करना है। तो बेटर टू यूज़ कोर्स स्क्रीन। क्यों, क्योंकि फाइन स्क्रीन में क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंटली चॉक्ड हो जाती है, तो फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग करनी पड़ती है और इससे हमारी ऑपरेशन कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिकली कोर्स स्क्रीन एंड फाइन स्क्रीन। सेकंड जो ट्रीटमेंट आता है, प्रोसेस होता है, वो होता है एरिएशन। एरिएशन का मतलब नाम ही पता लग रहा है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एयर देंगे, ऑक्सीजन देंगे, जिससे हमारी जो गैसेज हैं, ठीक है ना, जो गैसेज होंगी मतलब बैड ऑर्डर गैसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। और काफ़ी सारी चीज़ें वॉलेटाइल लिक्विड्स रिमूव हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस in which water is brought in intimate contact with air, so it is allowed the absorption of oxygen from atmosphere, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर पानी को, जिसके अंदर क्या किया जाता है, in which water is brought in intimate contact with air, जिसमें पानी को एयर के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, जिससे कि जो कि पानी होता है वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। इट्स फॉर रिमूवल ऑफ फॉलोइंग डिसॉल्व इम्प्योरिटीज़। तो इससे क्या क्या होता है,
कुछ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव होती हैं। कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो इट रिमूव्स अनडिजायरेबल गैसेज लाइक हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर। तो ये क्या करता है, जो अनडिजायरेबल गैसेज होती हैं जैसे H2S हो गया, CO2 हो गया, इनको क्या करती है, पानी से रिमूव करती हैं। फिर इट रिमूव्स वोलेटाइल लिक्विड्स लाइक फिनॉल एंड ह्यूमिक एसिड फ्रॉम द वाटर। तो जैसे वोलेटाइल लिक्विड्स हो गया, ठीक है, फिनॉल हो गया या ह्यूमिक एसिड हो गया, इसको पानी से करती रिमूव करती हैं। और इट रिमूव डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वाटर। जो भी डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको पानी से करती रिमूव करती हैं। इट रिमूव्स डिजॉल्व मिनरल, जो भी डिजॉल्व मिनरल होता है लाइक आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, इसको भी पानी से करती है रिमूव करती हैं। तो ये आपकी सामने रिएक्शन लिखी हुई है। आयरन प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बनाया, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है। ये क्या हो गया, एज ए प्रेसिपिटेट पैन में बैठ जाएगा। उसके बाद मैग्नीज ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया, मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। और क्या हो गया, फिर ये बॉटम में बैठ गया। अब इसमें हो क्या रहा है, ये सब रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो एसिडिटी है वो बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, H+ आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। देखो 8H+ हो गया या फिर 4H+ हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एसिडिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द अबव प्रोसेस ऑल्सो टेंड्स टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। एसिडिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती होती जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पानी हमारा एसिड होता जाएगा, इसका मतलब है एसिडिटी ऑफ वाटर विल इंक्रीज, नॉट वाटर इज एसिड। ये नहीं है कि एसिडिटी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि हमारा पानी जो वो है वो वही एसिड होता जाएगा, बस एसिडिटी बढ़ रही है। जो स्केल है उसके अंदर क्या है, एसिडिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। मतलब कम बेसिक होता जा रहा है बेसिकली, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए नीचे, एरेशन इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो एरेशन प्रोसेस कब काम में लिया जाता है, जब ऑक्सीजन की क्या हो, डेफिशिएंसी हो, ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, तभी हम क्या देना है, विद द हेल्प ऑफ एरेशन क्या देंगे, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कराएंगे। एरेशन कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं, फर्स्ट इज स्प्रे नोजल, सेकेंड इज स्ट्रेट आवर मेथड, ठीक है। अब स्प्रे नोजल में क्या होता है, ये कुछ नोजल लगी हुई है, देखो आपसे दिखाता हूँ, ये कुछ नोजल बनी हुई है, ठीक है। इस नोजल से क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस नोजल से पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 90% तक रिमूव हो सकती है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड 99% तक क्या होती है, रिमूव हो सकती है। ट्रे टावर मेथड में क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रे लगा रखी है, एक ट्रे हो गया, 2 ट्रे, 3 ट्रे, 4 ट्रे। ट्रे की लेंथ बढ़ाती है, विड्थ बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर ट्रे की लेंथ विड्थ बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, पानी पास होता जा रहा है, पानी पास हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है तो ज़्यादा पानी का एरिया एयर कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, उतना ज़्यादा पानी एयर के ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसमें हमें लिखा हुआ नीचे यहाँ पर कि नंबर ऑफ ट्रेज अगर ज़्यादा होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या है, कैस्केड एरिएटर मेथड। कैस्केड एरिएटर मेथड में क्या होता है, इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली इससे टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं तो इस टाइप से होता है, ये ऐसे कुछ इस टाइप से होता है। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमारा टॉप व्यू है इसका, दिस आर टॉप व्यू। ये अगर हम नीचे से देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, फ्रंट व्यू, दिस आर फ्रंट व्यू। ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये मेरा फ्रंट व्यू। इसमें क्या है, बेसिकली यहाँ से ये पानी जो है मेरा यहाँ से कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप पानी मेरा कुछ ऐसे आ रहा है, इधर पानी मेरा कुछ स्टेप बाय स्टेप ऐसे आ रहा है। देखो यहाँ पर पानी कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, देखो ये ऑक्सीजन कुछ स्टेप से दे रहे हैं, देखो ये जा रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ये हो गया कैस्केड। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर जो CO2 रिमूव होती है वो 20 to 40% होती है, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो 35% होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट है डिफ्यूज्ड एयर मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, 100% रिमूव कर देता है ये, ठीक है, 100% एफिशिएंसी देता है ये मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है, पर्टिकुलरली यहाँ पर हम एयर दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर एयर दे रहे हैं, डिफ्यूज मतलब अंदर डिफ्यूजिंग कर रहे हैं, किसको, एयर को। तो एफिशिएंसी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है वो गैस रिमूव करने की, वो किसकी होती है, डिफ्यूज एयर मेथड की होती है। मैं आपको बताता हूँ कि कितनी ये दूर करता है। तो बेसिकली 100% एफिशिएंसी अगर हमको चाहिए तो वी विल हैव टू यूज़ व्हाट, डिफ्यूज्ड एयर मेथड, ठीक है ना। और अगर मान लो हमको कैस्केड एरिएटर है, वो क्या करता है, वो 35% तक हाइड्रोजन सल्फाइड को दूर करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करने के लिए 20 to 40% होता है। और ट्रे टावर मेथड के अंदर क्या होगा, जितने ज़्यादा ट्रेज होंगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये वो 4 मेथड थे जिसके थ्रू हम एरिएशन कर सकते हैं। अब जब हम पढ़ेंगे आगे आएगा सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम्स के बारे में जब भी इन्फॉर्मेशन है ये आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये ना सोचिए कि एग्जाम्स होंगे नहीं, एग्जाम्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। बस ये है कि आप अच्छे से घर में रहिए अपने, और थोड़ा सर्दी हो रही तो बच के रहिए। और हम भी चाहते हैं कि एज ए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो, और बहुत जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट भी होने वाली है, ठीक है। आप वीडियोस को गो थ्रू होते रहिए, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए
टेक केयर, बाय बाय।